तो चलिए दोस्तों, जो हमारा नया अध्याय है दोस्तों, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन दोस्तों, एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर सभी का अभिनंदन है दोस्तों। हमने कल तक दोस्तों हमने पढ़ा था आपके राजस्थान के भौतिक जो सामान्य परिचय पढ़ा, तो पहले जिले और संभाग, उसके बाद हमने आज की क्लास के अंदर और लास्ट में दोस्तों भौतिक प्रदेश का आपका उत्पत्ति के बारे में, यानी अपने राजस्थान के अंदर क्या क्या अवशेष है, किसके बारे में, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों भौतिक स्वरूप किस प्रकार का और भौतिक विभाजन इनके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है वैसे। एक तो ये होता है सबसे बड़ा टॉपिक, और एक होती है नदियां। दो ही राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक बड़े होते हैं। और देख लीजिएगा दोस्तों, नोट्स आप मेरे साथ लेकर बैठिए। अगर जिन स्टूडेंट ने कोर्स खरीदा है और उन्होंने दोस्तों आपके जो नोट्स होते हैं वो अपने खरीद, नोट्स नहीं खरीदे, डायरेक्ट कोर्स खरीदा है, वो नोट्स चाहते हैं दोस्तों, मेरे नंबर पर मैसेज कर देना दोस्तों। उनको कुछ मिनिमम शुल्क पर दोस्तों अवेलेबल करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नोट्स ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों, घर पर आप घर बैठे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, एकदम शानदार नोट्स दोस्तों। जो राजस्थान जियोग्राफी के नोट्स हैं वो दोस्तों आप घर पे मंगाते हो दोस्तों, अभी 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है। एप्लीकेशन वाले बच्चों, जिन काफी बच्चों ने नोट्स के साथ कोर्स भी खरीदा है, और कुछ बच्चों ने कोर्स खरीदा है, नोट्स नहीं खरीदे। नोट्स खरीदना चाहते हो, 10% डिस्काउंट है, 180 रुपए, उस पर दोस्तों 18-20 रुपए, 160 रुपए में घर पर अवेलेबल करवा दिएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए पहले मैसेज कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि स्टूडेंट ने कोर्स खरीद रखा है। कोर्स खरीद रखा है उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा, और ये क्लास कोर्स खरीद रखा है उन्हीं के लिए बस लाइव है। शायद ये यूट्यूब पर बाद में अपलोड होगी, तो यूट्यूब वाले बच्चे भी बाद में देखते हैं दोस्तों, वो आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य क्या है, यानी भौतिक शब्द है दोस्तों, क्या है इसका मतलब। स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावच, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ये तो हो गए दोस्तों भौगोलिक उच्चावच दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक संसाधन आदि का क्षेत्र जो विशेष संदर्भ में अध्ययन हो, इसे भौतिक प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान में बात करें या पूरे पृथ्वी पर बात करें, पर्वत भी है, कुछ जगह पठार भी है, कुछ जगह मैदान भी है, कुछ जगह झीलें हैं, कुछ जगह नदियां हैं, कुछ जगह वनस्पति है, कुछ वन है, कुछ प्राकृतिक संसाधन हो गए। ये सारे दोस्तों अपने भौतिक प्रदेश यानी अपने धरती पर मौजूद है, एक साधारण परिभाषा। और उन सभी का अध्ययन करना ही दोस्तों भौतिक प्रदेश कहलाता है। बस यही तात्पर्य है दोस्तों। भौतिक प्रदेश दोस्तों, इनका अलग अलग रूप से विभाजन होता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। यानी झीलें किसमें आती है, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे अलग अलग विभाजन के आधार पर देखा जाए तो स्थल स्वरूप में कौन से आएंगे, जो स्थल पर होंगे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये स्थलीय स्वरूप में आते हैं। भौतिक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो स्थल स्वरूप में आपके पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, मैदान आएंगे और मरुस्थल। भौगोलिक दशाओं में देखे जाए तो जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा की मात्रा, ये दोस्तों भौगोलिक दशाएं हैं। कुछ जगह जलवायु किसी भी प्रकार की, कुछ जगह मृदा के अलग अलग प्रकार की, वनस्पति अलग अलग प्रकार की, वर्षा भी अलग अलग। विशिष्ट आर्थिक लक्षणों आधार पर, जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, कृषि एवं फसल प्रतिरूप, जनसंख्या वितरण और परिवहन के साधन दोस्तों, ये आपके भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार है दोस्तों। ये तो आपके आधार है प्रमुख। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया, कैसे किया, ये चीज। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा दोस्तों, याद कर लेना, रट लेना। कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिनके द्वारा 1968 के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। यानी दोस्तों जो पुस्तक इनकी कौन सी, वीसी मिश्रा की, राजस्थान का भूगोल, और जिसका प्रकाशन कौन करता है, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 1968 के अंदर। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशाएं, कृषि, फसल प्रतिरूप, विशिष्ट आर्थिक लक्षणों के आधार पर राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। यानी अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, तो 7। और 7 में से बात करी जाए कौन कौन सी, भौगोलिक दशाएं हो गई, स्थल स्वरूप हो गया, कृषि और फसल प्रतिरूप हो गया, विशिष्ट आर्थिक लक्षण, यानी इस सभी पर आधारित दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा कहते हैं राजस्थान के 7 भाग हो सकते हैं अलग अलग। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेश 1966-68 के अनुसार दोस्तों, यानी अपने प्रस्ताव इस समय रखते हैं। और इस समय दोस्तों ये आपके 7 दोस्तों, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ क्षेत्र। यानी आप दोस्तों राजस्थान का मैप आप देखो, हमने मैप बना लिया, बस 1 मिनट।
ये आपके राजस्थान का मैप बन गया बस चतुष्कोणीय पतंगाकार दोस्तों। उसके बाद पश्चिम में आपको सभी को पता है यहाँ से अपने राजस्थान में अरावली है दोस्तों। आगे है मैप, पूरी फोटो आप दिखाऊंगा। ये आपकी अरावली है। उसके बाद दोस्तों अरावली का जो हिस्सा वाला भाग है इसको अलग अलग भागों में बांटा और इस वाला अलग अलग भागों में। जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है यानी अरावली का इस साइड वाला मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दोस्तों दो भागों में यानी आपका पश्चिमी शुष्क मैदान, इनमें जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी अपने चूरू और पश्चिमी नागौर। यानी यह वाला ज्यादातर क्षेत्र दोस्तों, यह वाला ये आपका क्षेत्र आता है पश्चिमी शुष्क मैदान। अब दोस्तों इनके जिले ना इस प्रकार मत याद करना, मैं एक बार आगे मैं पढ़ाऊंगा तब और याद कर पाऊंगा दोस्तों। यानी आपके शुष्क में कौन से आते हैं, अशुष्क में कौन से आते हैं। यहाँ पर एक बार थोड़े नाम याद होने चाहिए कौन कौन से भागों में विभाजित किया था। अर्ध शुष्क प्रदेश यानी जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू यानी उत्तर पूर्वी चूरू और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, ये आते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश में। उसके बाद नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र में श्रीगंगानगर, बीकानेर और आपका जैसलमेर, यानी यह वाला प्रदेश आपका कंप्लीट हो गया जिसमें पश्चिम में शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क और नहरी क्षेत्र। उसके बाद अरावली आ जाती है। अरावली में दोस्तों आपके कौन कौन से, उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी पाली, पश्चिमी डूंगरपुर और सिरोही वाला क्षेत्र आपके अरावली में। फिर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश दोस्तों, जो आपकी कुछ अरावली का क्षेत्र, कुछ पूर्वी भाग अरावली का, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, अलवर और आपका धौलपुर, कोटा शहर दोस्तों। यानी आपके औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जाएगा, कोटा धौलपुर वाला औद्योगिक क्षेत्र ही दोस्तों आपका। और यह आपका क्षेत्र, इनका नाम दिया था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश दोस्तों वीसी मिश्रा ने। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जिसमें बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और पूर्वी डूंगरपुर और चंबल बीहड़ क्षेत्र, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, कौन कौन से प्रदेशों में विभाजित किया था ये चीज। उसके बाद दोस्तों 1964 में दोस्तों अपने हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना से प्रोफेसर ए के तिवारी ने दोस्तों, यानी हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक एक पुस्तक उच्चावच और भौगोलिक प्रदेश यानी संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और वही आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का और प्रोफेसर ए के तिवारी का, और जिनकी पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल दोस्तों। जिनमें इनमें दोस्तों राजस्थान की, यह आपका राजस्थान है, इसको दोस्तों 4 भागों में बांटते हैं। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल दोस्तों, ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको फिर 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों, आगे पढ़ेंगे चर्चा में। उसके बाद आता है अरावली प्रदेश, जो अरावली हो गया दोस्तों ये आपका। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों, मैदानी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी आपके जो हड़ौती पठार वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा आपका, ये आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला। बस ये आपके कौन बांटते हैं, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी 1964 में राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में और उच्चावच के आधार पर। उसके बाद आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इनका पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल की उत्पत्ति की बात करें, सर्वप्रथम थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल, जिसकी उत्पत्ति नूतन महाकलम यानी न्यूजोइक एरा यानी चतुर्थ युग के प्लिस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में होती है। यानी जो 33 सागर है उसके अवशेष से होती है साधारणतः। कौन से युग में, प्लिस्टोसिन काल के अंदर, चतुर्थ युग या न्यूरोजोइक एक अपना एरा दोस्तों, उस काल में महाकलप दोस्तों, नूतन महाकलप के अंदर। राजस्थान के दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल कहते हैं। सर सीरियल फोक्स तथा बेलेंड फोर्ड के अनुसार ट्रेशियरी कालीन यानी साइनोजोइक एरा तृतीयक महाकल्प के अंदर होती है। थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था दोस्तों, यानी यानी तृतीय महाकल्प तक क्या था, थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था। चतुर्थक महाकल्प आता है फिर प्लेस्टोसीन काल के में समुद्र से के निरंतर पीछे हटने से, यानी समुद्र क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है। और मानवीय क्रियाकलापों जैसे अतिचरण, निर्वनीकरण, मृदा जल अनुचित प्रबंधन के कारण मरुस्थलिक दशाओं में विकास होता है दोस्तों। यानी पहले हुआ करता यहाँ पर समुद्र, यानी आपके तृतीयक महाकल्प पर दोस्तों, आपका तृतीय महाकल्प था तब तक यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय जिले आपके आते हैं उनमें क्या था, आपके समुद्री समुद्र था। फिर दोस्तों चतुर्थ महाकल्प आता है, इसके पीछे भी रामायण के अंदर भी कहानी सुनी होगी दोस्तों। जब भगवान श्री राम दोस्तों अपने अयोध्या अपने सॉरी लंका की तरफ जा रहे थे, अपने वो अपने नदी पार करते समय, वो दोस्तों उस पर नदी पुल नहीं बनाने दे रही, उस पर पार नहीं करने दे रही थी। उस समय दोस्तों भगवान श्री राम तपस्या करते हैं, उसके बाद वहां पर क्या के वो बाण चढ़ाते हैं और फिर बाण से सुखाने का प्रयास करते हैं।
तभी अपने जल देवता आकर दोस्तों उसको मना कर देते हैं कि आप इस नदी का जल नहीं सुखा सकते। इसे आपने कहानी रामायण वगैरह में पढ़ी होगी दोस्तों, रामायण देखी है क्या कभी आपने? उसके अंदर फिर वो दोस्तों कहते हैं कि ये बाण कहाँ पे छोड़ूं मैं अपना? तो कहते हैं कि आपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी यहाँ पर समुद्र है, उस साइड छोड़ दिया, यानी उत्तर दिशा में। यहाँ से उत्तर दिशा में आपका यही है आपका, और यहाँ पर छोड़ते हैं भगवान श्री राम बाण, तो यहाँ से दोस्तों नदी पूरी सूख जाता है, पूरा समुद्र ही सूख जाता है। ये पीछे कहानी है, लेकिन कहानियां वगैरह नहीं पढ़ेंगे, बस आपको तो चीजें बतानी थी वो बता दी, ठीक है ना। यानी आपके पहले समुद्र हुआ करता था अपने तृतीय महाक्लब तक, फिर चतुर्थ महाक्लब में दोस्तों प्लेस्टोसीन में यानी काल के अंदर समुद्र सूख जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अतिचार निर्वनीकरण जल प्रबंधन के आपके अनुचित प्रबंधन के कारण यहाँ मरुस्थलीय दशाओं के अंदर विकास हो जाता है। थार मरुस्थल का 33 सागर का अवशेष के निम्नलिखित प्रमाण है। यानी आप किस आधार पर कह सकते हो कि यहाँ पर 33 सागर था? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें दोस्तों, खारे पानी की झीलें यहाँ पर सर्वाधिक है। अरावली की उस साइड थोड़ी नहीं मिलती दोस्तों, आपकी पूर्वी साइड, अरावली की पश्चिमी साइड ही है। टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टाने जिसमें खनिज कोयला दोस्तों यहाँ पर निकलता है, पेट्रोलियम यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार दोस्तों, ये अरावली के वहां पर नहीं, अरावली में नहीं निकलता, अरावली के पूर्व साइड नहीं निकलता, ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में ही निकलता है। जैसलमेर के कुलधरा गांव में व्हेल मछली के अवशेष, कल वाली क्लास में मैंने बताया था ना, व्हेल मछली के अवशेष दोस्तों कहां पर मिले हैं? कुलधरा गांव के अंदर। और व्हेल मछली कहां पर रहेगी? समुद्र का वहीं पर रहती है ना। भूगोल विशेषज्ञों की मान्यता है कि थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है, परंतु यह मान्यता असत्य है, क्योंकि थार के मरुस्थल में माइकासिस्ट चट्टानें मिलती है, जबकि सहारा मरुस्थल में माइकासिस्ट चट्टाने का अभाव है। सहारा मरुस्थल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। यानी कुछ भूगोल विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं दोस्तों, वो अपना अपना मत देते हैं, लेकिन दोस्तों वो मत खारिज करने वाले भी व्यक्ति बहुत हैं। यानी यहाँ पर अपने सहारा मरुस्थल में आपकी माइकासिस्ट चट्टानें नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइकासिस्ट चट्टानों की अपने सर्वाधिक दोस्तों आपको मिलती है देखने को। जैसलमेर के अक्कल गांव जहाँ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क बना हुआ है, वहां पर जोरे से कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जबकि सहारा मरुस्थल में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। यानी प्राकृतिक जो वनस्पति के अवशेष है वो आपके अक्कलहुड फॉसिल पार्क जो राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है, जो जैसलमेर और आपके बाड़मेर के अंदर है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका राजस्थान का यही आपका, जो आपके यहाँ पर क्या आपके मिले हैं? प्राकृतिक वनस्पति की, ये सहारा मरुस्थल के अंदर नहीं है। अब दोस्तों थार के मरुस्थल का विस्तार किससे किस तरफ है, यानी थार का मरुस्थल कितने प्रदेश में है, कितने दोस्तों इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। यानी अब थार का मरुस्थल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। उसके बाद दोस्तों और छोड़ो, और उसके बाद अपना थार का मरुस्थल है वो विश्व के 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में दोस्तों, और कहीं नहीं है थार का मरुस्थल। यानी एक तो अपने भारत के अंदर और एक पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में विस्तृत है, यानी 4 राज्यों में विस्तृत है। भारत में थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में और न्यूनतम विस्तार हरियाणा में देखने को मिलता है। यानी भारत में सर्वाधिक विस्तार आपको कहां पर है? राजस्थान में, और अपना न्यूनतम हरियाणा में। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61.11%, जबकि मुख्य मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। समझ में नहीं आई क्या दोस्तों? बताओ। यानी राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61.11% दोस्तों अपना मरुस्थल है आपका, और जबकि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर मुख्य मरुस्थल है। राजस्थान में मरुस्थल का अक्षांश विस्तार दोस्तों 25 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। अक्षांश मैंने बताया था ना। अब ये दोस्तों 25 डिग्री कौन सा, 30 डिग्री कौन सा, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और देशांतर की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 70 डिग्री आपके 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और थार के मरुस्थल की लंबाई की बात करें 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई 300 से 360 किलोमीटर दोस्तों आपका फैला हुआ चौड़ाई है। ये लंबा कितना है? 640, और चौड़ा कितना है? 300 से 360 दोस्तों आपका हो जाएगा। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी में औसत ऊंचाई 300 मीटर, क्षेत्र में लगभग 150 मीटर ऊंचा दोस्तों दक्षिण क्षेत्र, यानी आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो तो है समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा, और दक्षिणी क्षेत्र आपका है वो 150 मीटर ऊंचा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों 12 जिले आते हैं। सर ये आप कहोगे शरीफ में फलोदी नहीं आता, या इसके दोस्तों आंकड़े नहीं है। जब तक
एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आ जाते तब तक ये नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों। कुछ बुक्स के अंदर आपको दे रखे हैं, मुझे पता है दोस्तों पश्चिम मरुस्थल में इतने जिले आते हैं इतने, लेकिन जब तक एनसीईआरटी में नहीं आएगा तब तक इससे पर्सन नहीं बन सकता। यानी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और पूर्ण मरुस्थल तथा जालोर, यानी पूर्ण मरुस्थल इनमें है, और जालोर और पाली, नागौर, चूर, झुंझुनू में दोस्तों अर्ध मरुस्थल, यानी इनमें पूर्ण मरुस्थल नहीं है, अर्ध मरुस्थल है। लेकिन अपना बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर अपना हो जाएगा बीकानेर, हनुमानगढ़, यहाँ पर दोस्तों गंगानगर यहाँ पर पूर्णतः मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी ढाल दोस्तों ये आपका राजस्थान हो गया। पूरी आकृति नहीं बनी क्या? चलो अब बना लेंगे बेटा, ये लो। अब दोस्तों आकृति आपने ढाल किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण इस तरफ। यानी आपकी यहां से दोस्तों आपने इंदिरा गांधी नहर देखी होगी, उसके दोस्तों भाव क्षेत्र इस साइड ही तो है। और इंदिरा गांधी नहर से दोस्तों जो नहरें इस साइड निकली है दोस्तों उसमें कोई भी लिफ्ट नहरें नहीं है, और इस साइड लगी है उसमें सारों में दोस्तों लिफ्ट नहरें हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपका ऊंचा है दोस्तों। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आपके थार के मरुस्थल, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी ढाल है। थार के मरुस्थल की विशेषताएं। थार के मरुस्थल का जनसंख्या, जनघनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। इस कारण से धनी मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि विश्व में आपके 17वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल है, मरुस्थल थार का। लेकिन जनसंख्या इतनी नहीं रहती आपकी, जन घनत्व भी नहीं है इतना, और अलग अलग दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से भी प्रथम स्थान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धनी मरुस्थल। थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास की संभावना के कारण दोस्तों विश्व का शक्ति ग्रह वर्ल्ड पावर हाउस की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों। यानी आपके थार के मरुस्थल में आपको कोयला भी देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम पदार्थ या प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे आपकी सभी की मिलेगी। ये इतनी दोस्तों धनी मरुस्थल इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि अन्य मरुस्थल जो आपके विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वहां पर इतनी चीजें नहीं मिलती। आप वहां पर जनसंख्या भी नहीं है, कोयला नाम मात्र वहां पर मिलता है, नहीं मिलता दोस्तों, पेट्रोलियम वैसी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। इस कारण से वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं दोस्तों थार के मरुस्थल का, विश्व का। थार का मरुस्थल भारत के स्थित न्यून वायुदाब का केंद्र है, यानी निम्न वायुदाब है, यानी न्यून का मतलब होता है निम्न, निम्न वायुदाब का केंद्र आपका थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, ऋतु चक्र को नियमित भी करता है दोस्तों। यानी भारत का जो मानसून है उसको आकर्षित करने का भी कार्य निम्न वायुदाब है दोस्तों। इस सब आपने यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पर गर्मी होगी, उस वजह से दोस्तों मानसून को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और ऋतु चक्र को नियमित करने का भी कार्य करेगा। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी? 40% और क्षेत्रफल 60%। दोस्तों देखो जन घनत्व ऑटोमेटिक, जहां पर जनसंख्या अधिक होगी वहां पर जन घनत्व अधिक होगा, और जहां पर अपने क्षेत्रफल अधिक होगा और जनसंख्या कम होगी, जन घनत्व दोस्तों क्या होगा? कम। और जहां क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अधिक, जैसे आपका जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर दोस्तों आपके 23% क्षेत्रफल है और वहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है, तो वहां पर जन घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। थार के मरुस्थल में ट्रेसियरी कालीन यानी अवसादी चट्टानों की प्रधानता, जिसमें जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि के भंडार मिलते हैं। जैसे बाड़मेर का अपने गुड़ामलानी क्षेत्र जो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए सर्वाधिक दोस्तों प्रसिद्ध है, गुड़ामलानी क्षेत्र में पेट्रोलियम के दोस्तों कुएं हैं आपके। जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन जहां पर प्राकृतिक गैस भंडार है। बीकानेर नागौर जो बेसिन पूनम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है। जैसलमेर का सोनू क्षेत्र ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल में कहीं कहीं विंध्यकरम यानी रायलोकरम, दहलीकरम, बुंदेलखंडीस और अपने क्रिटिशियस कालीन चट्टानें भी पाई जाती है। और थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल और एरिडोसोल आपकी मृदा थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, एंटीसोल एरिडोसोल ये क्या है, इसमें क्या विशेषता होती है एंटीसोल की, एरिडोसोल की, ये आगे हम जब राजस्थान के अंदर मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। इतनी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर कौन सा है। अब मैं वहां पर एंटीसोल पढ़ाऊं तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। एरिडोसोल पढ़ाऊं तो भी आपको मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, ऐसा याद होना चाहिए।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं। यानी आपके मुख्य नहर आपके पश्चिमी राजस्थान की कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है दोस्तों। यानी जिसे मरुगंगा की संज्ञा दी गई है, वो इसे आपके स्वर्ण गंगा, राजस्थान की जो अपने पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, इन नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये आपके जो आपका सिंचाई परियोजना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। थार के मरुस्थल को मरुदविद वनस्पति, जिसे जीरोफाइट्स वनस्पति आपके पाई जाती है। यानी वनस्पति कौन सी? जीरोफाइट्स। और थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से खरीफ की फसल अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि खरीफ में दोस्तों रबी की फसल दोस्तों इसमें, क्योंकि आपके खरीफ की फसल तो किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर। और रबी की फसल किस पर? पानी पर। जो आपके नहरी क्षेत्र होगा वहीं पर हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो नहरी सभी जगह थोड़ी आपका मुख्य क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर आपकी आपका प्रवास क्षेत्र इसका है। तो इंदिरा गांधी नहर आपका मुख्य आपका गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, बीकानेर और कुछ आपका जो अपने जो जैसलमेर वाला, ज्यादातर क्षेत्र नहीं आता। और सारे दोस्तों पानी सिंचाई के लिए नहीं होता, वहां पर पेयजल आपूर्ति की जाती है अन्य जिलों में। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी दोस्तों लूणी नदी है। जो आपके इस क्षेत्र में आपके राजस्थान की साइड है ना, यहाँ पर आपकी लूणी नदी आपकी मुख्य नदी है थार के मरुस्थल में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जलों को स्थानीय भाषा में दोस्तों डांड कहते हैं। अब थार के मरुस्थल में अलग अलग आगे नाम आएंगे, वो बता देता हूं दोस्तों। आगे हम थली कहेंगे, धोरे कहेंगे, लू कहेंगे, ये क्या चीज होती है इनके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। सर्वप्रथम बात करी जाए थली। थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम दोस्तों, यानी थार के मरुस्थल को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? थली। और आगे पढ़ेंगे दोहरे। रेतीले मृदा के रेत की टिल्ले जो हवा के साथ स्थान बदलते हैं, इनके बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं आगे पढ़ेंगे इसमें ही। बालू का स्तूप आपके मरुस्थल में ही पाई जाते हैं दोस्तों। यानी इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे। यानी अस्थायी, यानी हवा चलेगी दोस्तों, आपकी हवा चलेगी यहां से दोस्तों, मिट्टी आपकी साथ में चलेगी। किसी अवरोध के कारण बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? किसी अवरोध के कारण बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको झाड़ियां वगैरह, कंटीले झाड़ी वगैरह क्षेत्र मिलेंगे, वहां उसके पास वो धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा होगी, वहां से क्या बन जाएंगे? वो आपके बालू का स्तूप, वो कहते हैं दोहरे। लू। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवने, जो स्थानीय गर्म पवन का उदाहरण है दोस्तों। यानी लू कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। जो आपके जून वाला क्षेत्र है, मुख्यतः दोस्तों जून या मई जून वाला क्षेत्र है, वहां पर आपकी क्षेत्र में लू चलती है। जो हवा चलती है उसको गर्म हवा, आपकी गर्म हवा या शुष्क पवने, उन्हें कहते हैं लू। स्थानीय पवन। तापमान वायुदाब में विषमता के कारण किसी विशेष स्थान से अपने किसी स्थान विशेष से चलने वाली स्थानीय पवने होती है। उन्हें दो प्रकार होते हैं, गर्म व ठंडी हवाएं दोस्तों आपकी स्थानीय पवने होगी। बबूल्या, ये क्या होता है दोस्तों? थार के मरुस्थल में आकस्मिक आने वाले वायु के चक्रवात को स्थानीय भाषा में बबूल्या कहते हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों अचानक आपके आंधियां वगैरह आती है आकस्मिक दोस्तों, उन्हें चक्रवात। ग्रीष्म ऋतु में केंद्र में अधिक तापमान व निम्न वायु दाब के कारण तापमान अधिक होगा मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थलीय आपकी जगह में तापमान अधिक होता है। और आपके निम्न वायु दाब होगा, हमने वैसे पहले विशेषता में पढ़ा था। पवन की तीव्र गति की परिधि, यानी बाहर से केंद्र की ओर गति कर करती है और गर्म होकर ऊपर उठती है, तो अवस्था में चक्रवात कहा जाता है। यानी तापमान अधिक होगा आपका, यह आपका मरुस्थल है, यहाँ पर तापमान अधिक है। तो यहाँ पर तापमान अधिक है दोस्तों, बाहर की हवाएं दोस्तों इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा। यहाँ गर्मी अधिक होगी, पवन किस प्रकार, चक्रवात किस प्रकार आएगा? यहाँ पर आपका निम्न वायु दाब है, हवाएं कम है, एकदम ही नाम मात्र का वायु दाब है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगी? गर्मी, सर्वाधिक गर्मी होगी। तो बाहर की हवाएं जो यानी दूर हवाएं चलती है उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब है, जिस वजह से बाहर की हवाएं, तो उनके एक साथ दोस्तों वो वहां पर हवाएं आएगी, फिर गर्म उठकर तो अपने जो निम्न वायु दाब है वहां पर ऊपर उठकर हवा उठेगी, उनसे जो की अवस्था से जो आपका बनेगा चक्रवात, जो हवाएं बनेगी उन्हें कहते हैं चक्रवात दोस्तों आपके। मावट दोस्तों, थार के मरुस्थल में शीत ऋतु में भूमध्य सागर यानी पश्चिम विक्षोभ दोस्तों, ये प्रश्न एक बार दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि मावट किससे होती है दोस्तों? तो पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा दोस्तों मावट कहलाती है। जो मावट रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए एग्जामिनर पूछता है, तब आपके रबी के लिए अपने गेहूं मानते हैं, लेकिन रबी की फसल में आपकी चना भी आता है, सरसों भी आता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
अधिक उपयोगी है। इस कारण माउट को गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे कहा जाता है दोस्तों। यानी माउट के अपने किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कब होती है? सर्दियों के अंदर। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे कहते हैं दोस्तों मावट। गोल्डन ड्रॉप्स और गेहूं के लिए, रबी की फसल के लिए सर्वाधिक आपकी उपयोगी ये हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी पुरवाइयां, ग्रीष्मकालीन दक्षिणी दोस्तों। पुरवाइयां दोस्तों ग्रीष्मकालीन के अंदर ग्रीष्म ऋतु में चलेगी। जो पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी आपकी हवाओं को स्थानीय भाषा में पुरवाइयां कहते हैं। पुरवाइयां राजस्थान के अधिकांश जिले में 90% वर्षा करती है। आप सभी को पता है कि दोस्तों आगे हम वर्षा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक तो बंगाल की खाड़ी वर्षा, बंगाल की खाड़ी से जो शाखा उससे वर्षा होती है, और एक अरब सागरी शाखा होती है। यानी आपका सर्वाधिक दोस्तों 10% भाग होता है दोस्तों मानसून, जो आपकी अरब सागरी शाखा है, वहां से ज्यादा बरसात नहीं होगी। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे सर्वाधिक मानसूनी दोस्तों वर्षा होगी राजस्थान के लगभग 90% भाग। और बंगाल की खाड़ी की शाखा को प्रवाहित यानी आपके राजस्थान में मानसूनी यानी आपके मरुस्थलीय प्रदेश की ओर आकर्षित करने का कार्य कौन सी हवाएं करेगी? पुरवाइयां। अब पुरवाइयां किस से किस तरफ चलेगी दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रन, बालुका स्तूपों को मध्य स्थित दलदली क्षेत्र जिसे रन टाट तली कहते हैं, अभिनेत्री कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में स्थित है, जिसे थोब रन क्षेत्र की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। एक होता है बोलसन, पलाया में सूखने में निर्मित मैदान यानी बोलसन कहलाता है। रन यहाँ पर समझो दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों आपने पानी इकट्ठा हुआ, यानी अस्थायी दोस्तों जिले बने। यह अस्थायी जिले कहां पर बनेगी? यानी आपके टेढ़े दौरों से पानी चल के आया, जहां पर आपका ढलान होगी वहां पर दोस्तों बनेगा। और बोलसन यानी पलाया जिले जो आपकी रन एकता हुआ पानी, उसे तो कहते हैं रन। और जब दोस्तों वो अपने सूख जाता है उसके बाद यानी मरुस्थल में जिले थोड़ी बनेगी दोस्तों, जिले तो नाम मात्र की जिले हैं। तो मरुस्थल में दोस्तों जो आपकी नदियां एक बार जल इकट्ठा हुआ दोस्तों बरसात का, उसके बाद जो बरसात जल इकट्ठा होने के बाद जो आपका बचा हुआ एक बार जो आपकी भूमि पर जो आपका पानी सूखने के बाद जो भूमि है उस पर जो आपकी उस अपने क्षेत्र को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं, जिसे बोलसन के नाम से भी जाना जाता है। पलाया के सूखने के बाद निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? वो जो आपके सूखने के बाद उस क्षेत्र को पलाया कहते हैं, उस मैदान को क्या कहते हैं? बोलसन के नाम से। ये आपका मरुस्थल एक बार देख लेते दोस्तों, एक बार यहाँ तक। चलिए हाँ, थार मरुस्थल यही इतना पढ़ देते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार, एक हमादा, रेग, इरग दोस्तों। हमादा चट्टानी पथरीला मरुस्थल जो पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा में बाड़मेर वाला क्षेत्र दोस्तों देखने को मिलता है, उसे हमादा कहा जाता है। रेग, ये एक मिश्रित मरुस्थल है जो हमादा के चारों ओर पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं इसमें। इर्ग, जो संपूर्ण मरुस्थल, महान मरुस्थल कहा जाता है, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आते हैं। लघु मरुस्थल, यह कच्छ का रण, गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल को लघु मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। यानी कच्छ जो गुजरात वाला क्षेत्र और बीकानेर का मध्य क्षेत्र, यह लघु मरुस्थल कहलाता है। इर्ग आपको बता दिया, रेग बता दिया, हमादा बता दिया। अब थार के मरुस्थल का वर्गीकरण आता है, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ये अगले 2 दिनों में टॉपिक पूरा होगा। थार का मरुस्थल अपने सॉरी अपना भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल कल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम अरावली पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।